दोस्तों, आपका एग्जाम एसपी स्टडी में स्वागत है। आपको पता होगा रोज हम शाम को 6 बजे उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ते हैं और ये उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित क्लास है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फैलाओ। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था उत्तर प्रदेश में क्या राजकीय पुष्प होते हैं, क्या राजकीय, इसका बेसिक ढांचा कुछ जाना था। सेकंड क्लास के अंदर हम बॉर्डर एरिया को पढ़ा था। थर्ड क्लास में हमने फिर भी बॉर्डर एरिया को देखा था। हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, नेपाल से सीमा साझा करने वाले जनपद देखे थे। आज दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के विशेष ढांचे पे डालते हैं और थोड़ा बेसिक जानकारी के साथ हम विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा को भी देखते हैं, फिर राष्ट्रपति शासन को भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं, पहले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिले देखते हैं, कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीआर के जनपद बोलते हैं। तो एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जनपद को शामिल किया गया है? तो एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जनपद को शामिल किया गया है। 8 जनपद या जिले बोले तो बात एक ही है। 8 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एनसीआर से सम्मिलित होने वाला कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है या कौन सा नहीं है। 4 विकल्प के दिए होंगे, जो आपको 8 जिले यहाँ पर लिखवाए जाएंगे, उनमें से ही आपको विकल्प टिक करना है अपने ऑप्शन में। दोस्तों, तो एनसीआर में 8 जनपद को शामिल किया गया है। वो 8 जनपद कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे एनसीआर के अंतर्गत एक तो मेरठ जनपद को शामिल किया गया है, मेरठ। दूसरे जनपद की बात करें तो गाजियाबाद को भी एनसीआर में रखा गया है, गाजियाबाद को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा है। तीसरे जनपद की बात करें तो गौतम बुद्ध को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जनपद गौतम बुद्ध को भी एनसीआर में रखा गया है। चौथे जनपद की बात करें तो हापुड़ को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। बुलंदशहर को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। बुलंदशहर को भी एनसीआर में रखा गया है। 5वें जनपद की बात करें तो आपके मुजफ्फरनगर को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। मुजफ्फरनगर को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है, मुजफ्फरनगर। इसके बाद आपका शामली की बात करें, शामली को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, शामली जनपद को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका एक जनपद हो गया, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। ये 8 जनपद को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। और आप एक जनपद और है आपका बागपत को भी एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। किसको? बागपत को। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर एक एक जनपद को, आप 8 जनपद पर फोकस रखिए, क्योंकि आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। तो इन 8 जनपद में से एक ऑप्शन में इनमें से होगा और 75 जनपद में से और कोई विकल्प में दिए होंगे। तो दोस्तों, आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत, 8 जनपद को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। नवीनतम जनपद कौन सा बनाया था, रखा गया था? तो नवीनतम जनपद की बात करेंगे तो 2017 के अंदर सबसे नवीनतम जनपद एनसीआर में शामिल हुआ था, वो शामली को रखा गया था। तो 2017 में सबसे नवीनतम जनपद कौन सा है? तो हमारा शामली है। कुछ जनपद ऐसे भी हैं जो प्रस्तावित जनपद है, एनसीआर में प्रस्तावित जनपद भी रखे गए हैं। एनसीआर के अंतर्गत प्रस्तावित जनपद कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे प्रस्तावित जनपद की बात करेंगे तो प्रस्तावित जनपद आपके मथुरा है, मथुरा, अलीगढ़ और आपका हाथरस, सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर ये प्रस्तावित एनसीआर के अंतर्गत रखने वाले जिले हैं। आपसे पूछेगा एनसीआर का गठन कब हुआ था? तो अप्रवासी भारतीयों की समस्या को सुनने के लिए एनसीआर का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में। और एनसीआर का गठन कब किया गया था? तो 18 जुलाई 2014 को एनसीआर का गठन किया गया था। 18 जुलाई 2014 को क्या किया गया था? एनसीआर का गठन किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया था। आपसे पूछेगा एनसीआर दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष एनसीआर दिवस
दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में एनसीआर दिवस बनाया जाता है। जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष एनसीआर दिवस बनाया जाता है। आपसे पूछेगा एनसीआर दिवस कब बनाया जाता है, तो हम कहेंगे जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष एनसीआर दिवस बनाया जाता है। तो हमने दोस्तों एनसीआर में रखने वाले प्रस्तावित जिलों को भी जाना था, और वर्तमान में एनसीआर में कौन कौन से जिले रखे हुए हैं, 8 जनपद एनसीआर के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी समझा था। और दोस्तों आगे हम देखते हैं विधानसभा विधान परिषद के बारे में क्या क्या ढांचा है। तो हम कहेंगे दोस्तों आपका जो विधानमंडल है वह कैसा है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा विधानमंडल है, तो हम कहेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कैसा द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या हुआ, इस विधानमंडल के अंतर्गत द्विसदनात्मक इसलिए कहा गया है, यहां पर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 6 जनपद है, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। उनमें से एक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है जिसके अंतर्गत विधान परिषद है। 6 राज्यों में पूरे भारत के अंदर विधान परिषद आती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। हम कहेंगे विधानसभा विधान परिषद होती है तो उसे बोलते हैं, उसे हमारा विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक विधानमंडल। कैसा, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, क्योंकि विधानसभा भी विधान परिषद भी है। तो हम दोस्तों जानेंगे विधानसभा का यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या ढांचा रहा है। विधानसभा की गठन की बात करेंगे, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर एक अंग विधानमंडल के सदन पूछेगा तो 2 सदन होंगे, विधानसभा विधान परिषद। मगर अंग की बात करेगा तो तीसरा अंग आपका राज्यपाल जुड़ जाता है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति जोड़ा जाता है, जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है वही राज्य के अंदर राज्यपाल के पास होती है। तो तीसरा व्यक्ति जो अंग के रूप में विधानमंडल में जुड़ता है वह राज्यपाल होता है। तो हम जानते हैं विधानसभा के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का उत्तर प्रदेश में क्या क्या ढांचा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का क्या क्या ढांचा रहा है, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के गठन की बात करेंगे तो गठन आपका 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में गठन हुआ था विधानसभा का। और विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो विधानसभा में सीटें कब कब क्या थी, तो हम कहेंगे 1968 में विधानसभा में सीटें, 1968 में विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 431 सीटें थी। 1968 की बात है तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 431 सीटें थी। और फिर इसके बाद विधानसभा के अंतर्गत कितनी, उत्तराखंड के समय उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा की सीटों की संख्या 425 थी। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 425 थी। वर्तमान में बात करें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपसे पूछेगा वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या 404 है। अब आपके सवाल में एक मतभेद आएगा कि 404 में कौन कौन सी, एक तो 404 में इस प्रकार से बांटा गया, 403 पे अभी तक निर्वाचित होती थी। 403 पे क्या होता था, चुनाव होता था और एक सीट को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसे एंग्लो इंडियन के नाम से जानते थे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हम 403 लगाएं या 404 लगाएं, तो आप 400, अभी तक तो 404 विकल्प ठीक था, मगर अब 403 आपको टिक करना है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन को बाहर कर दिया है। संविधान में एंग्लो इंडियन आगल भारतीयों के लिए एक सीट थी, राज्यपाल इसे मनोनीत कर सकता है किसी भी राज्य का एक सीट को। तो हम कहेंगे एक सीट आगल भारतीयों की थी, इसका प्रावधान अब खत्म कर दिया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान के अंतर्गत, और अनुच्छेद 3 में कहा गया था, ये अनुच्छेद 333 में, और 104वां संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान को क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन सीट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब विधानसभा सीटों की संख्या 403 क्या होगी, करेक्ट होगी। हम कहेंगे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद कहता है 332, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा की सीटों का आरक्षण की बात करता है। किसकी करता है, आरक्षण की बात करता है।
और आरक्षण किस प्रकार से होगा, तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सीटों का किया जाएगा। तो इसी आरक्षण के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आरक्षण मिला है, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की सीट की बात करें तो आरक्षित सीटों की बात करें तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटें कितनी है, तो हम कहेंगे 86 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 86 सीटें हैं। आरक्षित सीटों की बात करें तो आरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो हम कहेंगे 86 सीटें हैं। उनमें से एससी कैटेगरी को कितनी सीटें दी गई हैं, तो एससी को 84 सीटें और हम कहेंगे एसटी को कितनी दी गई हैं, तो 2 सीटें। ये अनुसूचित जाति होती है, इसे 84 सीटें आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। टोटल आरक्षित सीटों की संख्या पूछे तो विधानसभा के अंतर्गत कितनी है, 86 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो आपसे पूछेगा विधानसभा का गठन कब किया था, तो 1937 में। 1968 में विधानसभा की सीटें कितनी थी, 431। उत्तराखंड बनने से पहले 425। वर्तमान में कितनी है, तो हम कहेंगे 404 है। अब कितनी है, 403 पे निर्वाचित होती थी अभी तक और एक थी एंग्लो इंडियन। मगर अब आपको ऑप्शन दे रहा है 403 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये संविधान के अंदर 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की सीट को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब हमारा करेक्ट उत्तर क्या होगा, 403 करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों हम देखेंगे कौन सा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, कौन सा सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का कौन से जनपद सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और कौन सा सबसे छोटा, जिससे सर्वाधिक सीटें आती हैं। तो हम कहेंगे सर्वाधिक सीटों वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की बात करें, सर्वाधिक सीटों वाला क्षेत्र देखें तो सर्वाधिक सीटें किस क्षेत्र से आती हैं, तो हम कहेंगे सर्वाधिक सीटों वाला विधानसभा की सीटों वाला क्षेत्र देखें तो इलाहाबाद है। कौन सा, इलाहाबाद। इलाहाबाद से 12 सीटें हैं। इलाहाबाद के अंदर कितनी विधानसभा की, तो 12 सीटें हैं। वहीं न्यूनतम सीटों की बात करें, न्यूनतम क्षेत्र वाला विधानसभा वाला कौन सा, तो न्यूनतम वाले में आपको 3 विकल्प, 3 आंसर याद रखना है। एक तो श्रावस्ती, चित्रकूट और आपका महोबा। यहां से 2-2 सीटें विधानसभा की हैं, केवल 2-2 सीटें। तो आपसे पूछेगा सर्वाधिक सीटों वाला विधानसभा कौन सा है, तो इलाहाबाद। न्यूनतम सीटों वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा। 2-2 सीटें आती हैं। अब हम जानते हैं विधानसभा की बात करें और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो हम कहेंगे विधान परिषद का गठन की बात करें तो विधान परिषद का गठन, तो गठन की बात करें विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। इसका भी गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। विधान परिषद में सीटों की बात करें तो विधान परिषद में सीटें कितनी थी, तो हम कहेंगे विधान परिषद में उत्तराखंड बनने से पहले, जब इसमें उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड शामिल था तो उत्तराखंड बनने से पहले कितनी सीटें थी, बनने से पहले, तो हम कहेंगे उत्तराखंड बनने से पहले सीटों की संख्या विधान परिषद की उत्तर प्रदेश की 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या देखें, वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या देखें तो वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। जो भारत के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र माना जाता है और है भी। और आपसे पूछेगा विधानसभा की सीटों वाला, भारत के अंदर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा की बात करेगा सर्वाधिक सीटें वाला कौन सा राज्य है, तब भी हमारा उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा सीटों की बात करेगा सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तब भी हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो हम कहेंगे विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी थी, 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे वर्तमान में विधान परिषद सीटों की संख्या 101, वर्तमान में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। हम जानेंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा की सीटें, क्योंकि लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, इसलिए हमारी सबसे प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे अहम भूमिका, हमारा एक राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। और कितनी सीटें हैं, तो हम कहेंगे लोकसभा के अंदर 80 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करें
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 सीटें हैं। 80 सीटों में आरक्षित कितनी सीटें की गई हैं? तो हम कहेंगे आरक्षित सीटों की संख्या करें, आरक्षण कितनी सीटों को किया गया है? तो आरक्षण मिला है आपको 17 सीटें। 17 सीटें। उनमें से अनुसूचित जाति को कितनी सीटें की गई हैं? एससी, तो हम कहेंगे एससी को 17 सीटें हैं। एससी को 17 सीटें। और एसटी को कितनी? तो हम कहेंगे एसटी को, अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो अनुसूचित जनजाति को 0 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा के अंतर्गत। बाकी एससी को 17 सीटें। ऑप्शन पेपर के अंदर पूछता है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80 है। आरक्षण कितने पे किया गया? आरक्षित सीटें कितनी की गई हैं? तो 17 सीटें की गई। अनुसूचित जाति को कितनी सीटें आरक्षित की गई? 17 की गई। अनुसूचित जनजाति को कितनी आरक्षित की गई? तो हमारा आंसर होगा 0 आरक्षित की गई है। हमने लोकसभा को समझा, हम समझते हैं अब राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या देखें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। जो उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य रखता है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। हमसे कहेंगे विधानसभा की सीटें पूछे वर्तमान में, ये वर्तमान डाटा है, वर्तमान में क्या क्या स्थिति है। तो हम कहेंगे विधानसभा की सीटें वर्तमान में क्या है? तो हम कहेंगे ऑप्शन लगाएंगे 403, ठीक है, क्योंकि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटें कितनी है? ऑप्शन होगा 100 वर्तमान में। आपसे लोकसभा की सीटें पूछे उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो हम कहेंगे लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80। राज्यसभा की सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो हमारा उत्तर होगा कितनी है दोस्तों? 31 है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या पूछे तो कितनी आरक्षित की गई है? हम कहेंगे 86 को आरक्षण मिला है। और 86 में एससी को कितनी आरक्षित की गई है? तो 84 की गई है। एसटी को कितनी की गई है? तो हम कहेंगे 2 की गई है। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? हम कहेंगे 17 है, जिसमें से एससी को कितनी आरक्षित की गई है? अनुसूचित जनजाति को कितनी आरक्षित की गई है? 17। और एसटी को कितनी की गई है? तो हम कहेंगे 0। आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई के अंतर्गत मिलेगा। यूपी एसआई की जो परीक्षा होगी उसमें जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। आप समझते हो दोस्तों मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो हम कहेंगे मतदाताओं की संख्या देखें, मतदाताओं की संख्या देखें तो 14.12 करोड़ मतदाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं? 14.12 करोड़ मतदाता है, जिनमें से सबसे सर्वाधिक मतदाताओं वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक मतदाता किस क्षेत्र में है? आपसे पूछेगा अधिकतम मतदाता कौन से क्षेत्र में? सर्वाधिक मतदाताओं वाला क्षेत्र तो आपका कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर सर्वाधिक क्या थी? आपकी विधानसभा की सीटें थी। विधानसभा की सीटें भी सर्वाधिक इलाहाबाद दे रहा था। और आपका सर्वाधिक मतदाता भी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। हमसे कहेंगे न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो हम कहेंगे न्यूनतम मतदाता की बात करें तो न्यूनतम मतदाता वाला जिला श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती। न्यूनतम मतदाता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती नहीं दोस्तों, श्रावस्ती नहीं, बागपत है। बागपत। कौन सा? न्यूनतम मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो हम कहेंगे न्यूनतम सबसे कम मतदाता किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश में बागपत में। वहीं सर्वाधिक मतदाता कहां पर है? तो हम कहेंगे इलाहाबाद में। टोटल मतदाता कितने हैं? तो 14.12 करोड़ है। ठीक है, हम कहेंगे दोस्तों मतदाताओं की बात कर ली। हम कहेंगे यहाँ पर आपको एक बात और महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा? उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तो आपको पता उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो हम कहेंगे प्रथम बार की बात करेगा उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन? प्रथम बार कब लगा था? तो हम कहेंगे प्रथम बार की बात करेगा उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो प्रथम बार आपका राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। मगर करेक्ट डेट पूछ ले तो आपका कब रहेगी? 25/3/1968।
25/3/1968 से लेकर आपका ये लगभग 1 साल तक का राष्ट्रपति शासन था और 25/2/1969 तक था। 25/2/1969 तक रहा। तो ये आपका लगभग में 1 साल तक राष्ट्रपति शासन चला। 25/3/1968 से लेकर 25/2/1969 प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में। वहीं के अंतिम बार की बात करें, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा उत्तर प्रदेश में? अंतिम बार राष्ट्रपति शासन तो अंतिम बार 2002 में लगा था। मगर डेट आपसे करेक्ट पूछ रहे तो डेट क्या रहेगी आपका? 8/3/2000 से 8/3/2002 से लेकर 8/3/2002 से लेकर आपका करेक्ट डेट है 3/5/2002 तक। तो आपसे पूछेगा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25/3/1968। 1968 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। वहीं अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2002 में लगा। अब तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लग चुका है? तो हम कहेंगे अब तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। राष्ट्रपति शासन की प्रोसेस क्या है? जब भी सरकार, राज्य की सरकार चलाने में अपनी कानूनी व्यवस्था में विफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति क्या लगा देता है? उस राज्य के अंतर्गत, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? हम कहेंगे भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल उसी में एक में दिया गया 352 के अंतर्गत दिया गया। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? आपातकाल को बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल को। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये युद्ध के समय लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। और हम कहेंगे अनुच्छेद 356 के तहत कब लगता है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 356 इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। हम कहेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन सा लगता है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है राज्य में जब वहां की सरकार कानूनी व्यवस्था में विफल हो जाती है। और इस प्रकार तब हमारा भारत के राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं? उस राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने पर सारी शक्तियां राज्य की केंद्र के पास पहुंच जाती हैं और केंद्र के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। जो केंद्र चाहेगा वह उस राज्य में उस तरीके से कानून चलाने की व्यवस्था रखेगा। तो अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सर्वाधिक बार पूछेगा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो पंजाब में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। पंजाब राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दोस्तों आगे हम चलते हैं। हमने विधानसभा के बारे में समझा, एनसीआर के बारे में समझा और विधान परिषद के बारे में समझा, लोकसभा के बारे में समझा दोस्तों, और हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में भी समझ लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो हम कहेंगे उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो हम कहेंगे इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद का ही नाम अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद में क्या उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ होती है, छोटी शाखा होती है जिसे खंडपीठ बोलते हैं। आपसे पूछेगा खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ, इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो हम कहेंगे खंडपीठ की बात करेगा लखनऊ के अंदर है। लखनऊ में क्या है? इसकी छोटी ब्रांच है जिसे खंडपीठ कहते हैं। उच्च न्यायालय की बात करेगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो हम कहेंगे इलाहाबाद के अंतर्गत है। इसका गठन की बात करेगा, गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के गठन की बात करेगा, इसके गठन की बात करेगा 17 मार्च 1866 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। उच्च न्यायालय के, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था? तो 17 मार्च 1966 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। 17 मार्च 1966 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा। वर्तमान में न्यायाधीश यहाँ पर कितने हैं? तो न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीश कितने हैं? न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो इलाहाबाद के अंदर उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 160 न्यायाधीश काम करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 17 मार्च 1966 को हुआ था। खंडपीठ की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहाँ है? उच्च न्यायालय की खंडपीठ की बात करेगा तो कहां पर है? आपकी
नखलों के अंदर है, एक खंडपीठ है, कहाँ है? नखलों के अंतर है। तो हमने दोस्तों आज विधानसभा के बारे में समझा, विधान परिषद के बारे में समझा, लोकसभा के बारे में समझा, सर्वाधिक क्षेत्र मतदाता क्षेत्र वाला जिला समझा, सबसे कम मतदाता क्षेत्र वाला जिला समझा। उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। कल दोस्तों हम विधानसभा का बिल्कुल बेसिक, आज तो हमने बेसिक समझा इनका, कल हम इन्हें विधानसभा को डिटेल में समझेंगे, विधान परिषद को भी डिटेल में समझेंगे और लोकसभा को भी डिटेल में समझेंगे। कैसे कैसे मंत्री चुन के जाते हैं, किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहती है मंत्रियों की, और विधानसभा में कितने मंत्रियों को, विधानसभा में कितने सदस्यों में से कितने मंत्री बनाए जाते हैं, उस मंत्री बनाने की क्या प्रोसेस रहती है, उसके पीछे क्या राज्य रहता है और मंत्रियों का काम क्या होता है, वो सारी चीजों को हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि उत्तर प्रदेश डिटेल से पढ़ाया जाता है एग्जाम एसपी स्टडीज चैनल पर, और यहाँ पर डिटेल में हर चीज मिलेगी। विशेष तौर से यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप यूपी पुलिस का सपना देख रहे हो या यूपी कांस्टेबल का सपना देख रहे हो तो इस क्लास को देखना ना भूलें, नहीं तो आपका एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ी चूक रहेगी। दोस्तों आपका प्यार बनाने के लिए और आपका चैनल में आने के लिए दोस्तों आपका दिल से स्वागत करते हैं, और बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.